फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज से मेरा मार्च का एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। तो मार्च का एनालिसिस बिगिन करूं मैं उससे पहले आप सभी को बता दूं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और खासकर जब ये जुपिटर वृषभ राशि में जाएगा, टॉरस साइन में, तो सबसे अच्छी बात यह है कि कहने के लिए तो ऐसा बोला जाता है कि शुक्र और बृहस्पति में मीन्स कोई एनिमिटी है, मित्रता नहीं है। कहीं न कहीं एक टकराव है क्योंकि 2 अलग-अलग गुरु हैं। एक देवों के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्र जी। तो कहने के लिए तो उनकी सोच में टकराव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दोनों जन अच्छा काम नहीं करते एक साथ या दोनों में कोई किसी तरीके का सामंजस्य नहीं है। दोनों ही जब एक साथ होते हैं कंजंक्शन में, वो भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। और जब बृहस्पति शुक्र की राशि से ट्रांज़िट करता है और शुक्र बृहस्पति की राशि से ट्रांज़िट करता है, तो वो समय धन आने का इंडिकेशन होता है या चीज़ें अच्छी, शादी का इंडिकेशन, धन का इंडिकेशन, तो ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन होता है। मैंने आपको एक सूत्र बताया है, अगर आपका आने वाले समय में अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो कोई भी या आप धन के बारे में सोच रहे हो, तो बृहस्पति अप्रैल के बाद जब वो वृषभ राशि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा टॉरस साइन से, तो ये सारे चांसेस आप सभी के लिए बन जाएँगे। तो अब शुरू करते हैं इस महीने का एनालिसिस मार्च का। पहले मेष लग्न राशि वालों के लिए आपके लिए कैसा रहेगा? तो मेष वालों के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आपका शनि जो है वो कुंभ राशि में ही है। अब शनि जब कुंभ राशि में है, आपके एक्वेरियस साइन 11th हाउस में, तो वो उसी तरीके से प्रभाव देना उसने शुरू कर दिया है जब से वो ट्रांजिट में गया है। तो वो धीमे-धीमे आपको गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ देगा। शनि का जो तरीका होता है, मैं एक चीज़ और बोल दूँ, ये शनि का साल है। आप अपने आस-पास देखेंगे या अपनी लाइफ़ में, ज़िंदगी में देखेंगे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, ये शनि का साल है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए होंगे, शनि उनको अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे इस साल। लेकिन जिन्होंने गलत कर्म किए होंगे, उनको दंड देना शुरू कर दिया होगा, शनि ने कुंभ राशि में आने से ही। तो अब क्योंकि यहाँ पर आपके बैठे हैं, तो ये आपको कहीं न कहीं लाभ देंगे आपको, क्योंकि आपके तीसरे एस्पेक्ट से वो आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, आपके भाव को देख रहे हैं। आपको कहीं न कहीं जो भी गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी, हाँ, आपके फ्रेंड्स के द्वारा, आपके सोशल नेटवर्क के द्वारा, आपके बड़े भाई-बहन के द्वारा भी मिल सकती हैं। उसके साथ-साथ आपको, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे थे, एजुकेशन में सोच रहे थे कुछ और आगे बढ़ के क्रिएटिविटी के साथ कुछ सोच रहे थे, वो सारी चीज़ों के इस टाइम आपके लिए चांसेस बनेंगे। फिर साथ ही उसके साथ-साथ अष्टम भाव में उनकी दसम दृष्टि, हो सकता है आपको जो भी गेन्स अपॉर्च्युनिटीज़ आएँ, वो अचानक से, क्योंकि उसकी जो दूसरी राशि शनि की है, वो है मकर राशि जो आपके 10th हाउस में, तो ऐसे लोगों का कर्म हो सकता है अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई कर्म हो सकता है, रिसर्च एनालिसिस वाला हो सकता है या फिर अचानक से आपको गेन्स दिला दे, ऐसा भी दिखता है। इसी तरह से राहु और केतु, आपके राहु 12वें भाव में, केतु छठे भाव में है। तो 12वें भाव का जो राहु होता है, वो आपको जो भी आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, वो कहीं न कहीं कनेक्शन फॉरेन लैंड से होगा या एमएनसी से होगा, इस तरीके की चीज़ें होंगी। लेकिन केतु छठे भाव में बैठता है, तो कहीं न कहीं रोग, ऋण, रिपु से, इन सब चीज़ों से आपको दूर करता है। और एक और इंडिकेशन ये होता है केतु का छठे भाव में होना, या नहीं भी होता है तो ट्रांज़िट में आता है, तो कहीं न कहीं एक दूरी आ जाती है आपके मामा पक्ष से। आप अपने मामा लोगों से कहीं न कहीं, उनकी मैटरनल फैमिली से अपनी दूर हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से। परमानेंट कुंडली में अगर आपके केतु छठे भाव में है, तो आपका कहीं न कहीं दूरी होगी ही होगी, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और आपका जो डेली रूटीन लाइफ़ होती है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि केतु किसी भी तरीके की चीज़ें जो छठे भाव से जुड़ी होती हैं, हाँ, आपको हो सकता है उस सब चीज़ों से दूर कर रहा हो। अ, बहुत सारी और डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उसमें आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हो, बहुत सारी चीज़ें। तो केतु इस तरीके की चीज़ें करता रहेगा छठे भाव में बैठे हुए। राहु से आपको थोड़ा-सा बचने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु 12वें घर में आपको कोई व्यय करा सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, क्योंकि वो गुरु की राशि में है और गुरु अभी आपके पहले भाव में ही है। तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा, वो कहीं न कहीं आपके ही ऊपर होगा। मतलब आप हो सकता है बीमार पड़ जाओ, या आप किसी गुरु के चक्कर में आके, या किसी ऐसे एजुकेशन या किसी ऐसी नॉलेजेबल इंसान के चक्कर में आके आप कुछ अपना धन व्यय करा दो। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरीके से राहु और केतु का प्रभाव रहेगा। राहु से आपको थोड़ा-सा इसलिए भी थोड़ा-सा सतर्क रहना है राहु की वजह से, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर करा सकता है आपका।
और वो एक्सपेंडिचर आपकी अपनी वजह से आप ही रीज़न हो सकते हो, क्योंकि जुपिटर उसका जो लॉर्ड है जहाँ पे वो बैठा हुआ है पाइसेस साइन में, मीन राशि में, वो पहले घर में है। तो आपकी खुद की वजह से हो सकता है आप किसी के चक्कर में आके कोई ऐसा है जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो आपको धोखाधड़ी में फँसा के आपसे पैसा खर्च करवा दे, या आप खुद ही बीमार पड़ जाओ, या आप खुद ही एजुकेशन में भी अपनी स्पेंड कर सकते हो, या आप कुछ ऐसा हो सकता है कि आप खुद से ही चैरिटी भी कर सकते हो। आपको लगे कि ये सही है, बट राहु जब भी चैरिटी करवाएगा तो वो गलत जगह ही करवाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको हो सकती हैं, इसलिए मैंने इंडिकेट किया। फिर बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो आपका कुंभ राशि में रहेगा, तो जब तक ये कुंभ राशि में रहेगा वो शनि के साथ उसकी युति रहेगी, तो वो कहीं न कहीं शनि को अस्त करेगा। तो एक चीज़ है, जब वो 11वें भाव में होगा तो शनि को अस्त करेगा, तो शनि का प्रभाव थोड़ा-बहुत सूर्य की वजह से कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, शनि अपनी ही राशि में है, जब इंसान अपने ही घर में होता है, तो सूर्य आ जाए या चंद्रमा आ जाए, कोई भी आ जाए, वो उसको वहाँ से कुछ भी उस जगह पे नहीं कर सकता। आप अपने घर पे हो, अपने कम्फ़र्ट में हो, कोई भी आ जाए आपके घर में जो आपको अस्त कर सकता है या कुछ भी डिस्टर्ब कर सकता है, नहीं कर पाएगा। वो जो उसका परसेंटेज होगा वो बहुत कम होगा। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको बोल रहे होंगे कि सूर्य आएगा कुंभ राशि में, शनि को अस्त कर देगा। नहीं, शनि अपनी ही राशि में बैठा है, नहीं अस्त कर पाएगा। कितना भी होगा, वो उसको उसका जो अस्त होगा, कंबशन होगा, वो बस उसका इफ़ेक्ट 20% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अपने घर में हर इंसान बलवान होता है, वो भी उसकी मूल त्रिकोण राशि में। तो इसीलिए जब ये सूर्य यहाँ पे कुंभ राशि में होगा, और साथ में फिर वो 14 मार्च को आपका मीन राशि में जाएगा 12वें भाव में। तो सूर्य जब तक कि आपका 11वें भाव में रहेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पंचम भाव का मालिक है। 11वें भाव में रह के वो अपने ही भाव को देखेगा। तो कहीं न कहीं पंचम भाव से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ़ में, जैसे अगर आप संतान प्राप्ति चाहते हैं, एजुकेशन में कुछ चाहते हैं, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, या कुछ ऐसा ऊँचा पद चाह रहे थे कहीं पे, क्योंकि सैटर्न जो है वो कर्म कारक है। आपके कर्म का भी लॉर्ड है, गेन्स का भी लॉर्ड है, कर्म कारक है। जो सूर्य है वो ऊँचा पद है, गवर्नमेंट जॉब पोज़ीशंस या ऊँचे पद की, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, ज़िंदगी में एक स्टेटस देना। तो जब इनकी युति होती है तो आपके कर्म में हो सकता है आपको ऊँचा पद मिल जाए, इसके भी चांसेस बनते हैं। ये हो सकता है क्योंकि इसके इंडिकेशन ज़्यादा दिखते हैं, और जिनकी भी ये महादशांतर या प्रत्यंतर चला होगा, इनमें से किसी भी लॉर्ड का, जो भी मैं प्लैनेट्स आपको बता रही हूँ, वो चीज़ें उसी प्रकार से ही होंगी। अब जैसे जब ये मीन राशि में जाएगा यही सूर्य 14 मार्च को, तो 14 मार्च को जब ये मीन राशि में जाएगा तो ये आपके पंचम भाव का मालिक जब आपके 12वें भाव में जाएगा, तो कहीं न कहीं हो सकता है आपके बच्चे अगर हैं, वो आपसे दूर जा सकते हैं, या कहीं न कहीं आपका जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, कहीं न कहीं उसका व्यय हो रहा होगा। मेबी आपको उस वक़्त इतना ज़्यादा आप इंटरेस्ट ना लो, हो सकता है कुछ डिस्टर्बेंस हो, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप उस चीज़ पे ध्यान ना दो। क्योंकि उसका व्यय होगा, उसका लॉस होगा, उसकी वजह से लॉस होगा। तो पंचम भाव का लॉस दिखता है, वहाँ पे दूरी दिखती है, सेपरेशन दिखता है। इस तरीके की चीज़ें 14 मार्च के बाद हो सकती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। अब बृहस्पति आपके पहले भाव में बैठा हुआ है। तो जब तक कि बृहस्पति पहले भाव में बैठा है, आपके मंगल के स्थान में, मेष राशि में, तो बृहस्पति का मित्र है मंगल। मंगल और बृहस्पति में मित्रता है। अब बृहस्पति पहले भाव में भी अच्छा होता है, प्लस मंगल की किसी भी राशि में हो वहाँ पे भी अच्छा होता है। तो अब यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे फल देगा, और यहाँ से वो उसकी दृष्टि एक पंचम भाव पे जाएगी, सप्तम भाव पे जाएगी, नवम भाव पे जाएगी। इन तीनों ही राशियों पे जब ये दृष्टि जाएगी, तो आपके लिए ये चीज़ें बेहतर करेगा, आपका भाग्य साथ देगा, आपकी शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, जब तक कि बृहस्पति पहले भाव में आपके है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है आपके लिए। और वो भी भरनी नक्षत्र में है, तो भरनी नक्षत्र होता है शुक्र का नक्षत्र, तो चीज़ें बहुत ही बेहतर दिखती हैं आपके लिए। शादी के चांसेस भी बहुत दिखते हैं, और हो सकता है इस टाइम पे अट्रैक्शन भी हो, आपका लक भी फ़ेवर करे, आप चाइल्ड के लिए सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, मतलब धन शुक्र के नक्षत्र में गया है बृहस्पति, मतलब आप धन अट्रैक्ट कर सकते हो या शादी के प्रपोज़ल्स अट्रैक्ट कर सकते हो इस टाइम पे। ठीक है? फिर उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके लग्न का और आपके अष्टम भाव का स्वामी है। अब ये पहले तो नक्षत्र वाइज़ ही बताते हैं। पहले ये श्रवण नक्षत्र में रहेगा 6 मार्च तक, जो चंद्रमा का नक्षत्र है। फिर उसके बाद ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, जो मंगल का खुद का नक्षत्र है, जो 7 मार्च से शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में जाएगा 24 मार्च को, और 15 मार्च को ये कुंभ राशि में जा चुका होगा। तो पहले 14 मार्च तक ये मंगल आपका
मकर राशि में रहेगा, मतलब दसम भाव में, जहाँ पे वो उच्च का रहेगा, वहाँ पे वो नक्षत्र परिवर्तित करता रहेगा, चंद्रमा के नक्षत्र में, अपने खुद के धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा। जब ये धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा अपने खुद के नक्षत्र में, तो ये बहुत ज़्यादा बलवान होगा। मतलब ये 7 मार्च से जो मंगल है लगभग 14 मार्च तक, बहुत 7 दिन तक ये बहुत बलवान है, इतना है कि आपको हो सकता है एक अच्छी जॉब की पोज़ीशन, अगर आप खुद अचानक से सोच रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, तो वो अचानक से दिलवा सकता है आपको इन 7 दिनों में। मतलब 7 मार्च से लेके लगभग 15 मार्च तक, इसी टाइम में आपको जॉब मिल सकती है अचानक से। तो ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं और इसके साथ युति भी है अच्छी खासी प्लैनेट्स की। फिर उसके बाद कुंभ राशि में जब ये मंगल जाएगा आपके 11वें भाव में, तो ये मंगल आपके लिए फिर से बेहतर ही रहेगा, क्योंकि अचानक से लाभ, अब क्या है, अब धन का लाभ है। पहले मान, पद, प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, कोई पोज़ीशन मिल जाए आपको किसी करियर में, वो दसम भाव बताता है। लेकिन फिर उसके बाद लाभ, पैसे का लाभ हो जाए, वो 11वाँ भाव बताता है। तो अचानक से चीज़ें होंगी क्योंकि अष्टम भाव का भी मालिक है आपका मंगल। तो इसीलिए ये सब चीज़ें आपके लिए बेहतर दिखती हैं। फिर उसके बाद शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में जब ये मंगल जाएगा, तो ये 24 मार्च को जाएगा और 24 मार्च को जब ये राहु के नक्षत्र में जाएगा, तो कहीं न कहीं, क्योंकि राहु जो है मंगल से अ, दूसरे भाव में, मतलब 12वें भाव में रहेगा और 11वें भाव में मंगल रहेगा। तो जो भी आपकी जॉब लगेगी, एक तो फ़ॉरेन कंट्री में लग सकती है क्योंकि शनि के साथ भी युति होगी मंगल की। तो शन एक तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, एमबीए के सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ज़्यादातर हो सकते हैं, एमबीए के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मार्केटिंग जैसे ये सब, या फिर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स, इस तरीके के सब्जेक्ट्स में आपकी या तो फ़ॉरेन में जॉब लग सकती है या ऐसी जगह पे लग सकती है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से आजकल की डील करती है, इस तरीके की जॉब्स लग सकती हैं। ये इस तरीके का इंडिकेशन देता है, लेकिन माइंड इट, ये जो कॉम्बिनेशन होता है मंगल से, नेक्स्ट राहु रहेगा और मंगल शनि के साथ रहेगा, तो जो भी कार्य होगा, आपको जो कार्य मिलेगा, वहाँ पे डिफ़िकल्टी भी मिलेगी। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और डिफ़िकल्टीज़ भी मिलेगी, पॉलिटिक्स भी मिलेगी उस जगह पे जहाँ पे आप जाओगे। तो ये तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, इसका इंडिकेशन मुझे दिखता है। फिर उसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध जो है वो पहले कुंभ राशि में रहेगा आपके 11वें भाव में। फिर उसके बाद वो 7 मार्च को मीन राशि में आ जाएगा और फिर 26 मार्च को वो मेष राशि में आ जाएगा। अब क्योंकि बुध के जो ट्रांज़िट्स होते हैं वो बहुत ही कम दिन के लिए होते हैं, तो इसको समझाने के लिए मैं इसको थोड़ी-सी चीज़ बताऊँगी। जैसे क्योंकि बुध जो है वो आपके तीसरे घर का मालिक है और छठे भाव का मालिक है। तो तीसरा भाव आपका पराक्रम का है, आपके छोटे भाई-बहन का है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का है। ज़्यादातर जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, चाहे वो डिजिटल कम्युनिकेशन हो, चाहे वो रिटन, ओरल वाले कम्युनिकेशन हो, ये सारी कम्युनिकेशन तीसरा भाव बताता है। छठा भाव आपका रोग, ऋण, रिपु, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन करूँ, लोन लेते हैं, लीज़ पे लेते हैं कोई चीज़, रेंट पे लेते हैं, आप कोई लड़ाई-झगड़ा होता है, आपका मामा का घर, आपकी डेली रूटीन जॉब होते हैं, सर्विसेज़ होते हैं, जैसे डॉक्टर की, लॉयर की, कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड भी करते हो या खुद करते हो, ये सारी चीज़ें, इवन गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी छठा घर ही देखना चाहिए। क्या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा? उसके लिए छठा भाव देखना चाहिए कितना स्ट्रॉन्ग है। छठा भाव जो होता है वो कॉम्पिटिटिव जो क्वालिटी है इंसान की, कितना फाइट कर सकता है, कितना कम्पीट कर सकता है, क्या क्लियर कर सकता है, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए छठा भाव, तब आप कोई भी गवर्नमेंट सर्विस को क्रैक कर सकते हो। तीसरा भाव आपकी विल पावर, स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं, उनका तीसरा और छठा भाव ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तब उनको कहीं जॉब मिलती है, जो काफ़ी लोग नहीं बताते हैं, लेकिन उनके ये दोनों ही भाव स्ट्रॉन्ग होते हैं कहीं न कहीं। और क्योंकि अब बुध की बात करते हैं, बुध पहले आपकी कुंभ राशि में रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको लाभ मिल सकता है अगर आप डेली रूटीन की कोई सर्विस में हैं। बुध हमेशा बिज़नेस को दिखाता है, एनालिटिकल चीज़ें जो होती हैं, कंप्यूटर वाली एनालिटिकल चीज़ें, मैथमेटिक्स, ये इस तरीके की चीज़ों को बिज़नेस को दिखाता है। तो अगर इन सब चीज़ों से अगर आप डील करते हो, या कम्युनिकेशन, जैसे जो लोग लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं, उस तरीके की चीज़ें भी मरकरी में आती हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर बुध है, आपका इंटरेस्ट है, आप करते हो, तो आपको वहाँ पे लाभ हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में आप कुछ नया इनिशिएट भी कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें दिखती हैं। लेकिन फिर उसके बाद जब ये मीन राशि में जाएगा, तो इसकी युति राहु के साथ होगी। राहु के साथ बुध की युति अच्छी मानी गई है, तो हो सकता है आपको, और वो भी क्योंकि बृहस्पति की राशि में है, मीन राशि में है, तो आपको हो सकता है कोई लाभ किसी दूर देश से, कोई फॉरेन कंट्री से, या दूसरे स्टेट में या एमएनसी में जॉब लग जाए, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं, या आपको ट्रैवल करना पड़े, इस तरीके के भी चांसेस दिखते हैं, ये सब हो सकता है। लेकिन हाँ, खर्चा ज़रूर होगा, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है, या हो सकता है आपके छोटे भाई-बहन जाएँ या आप खुद जाओ, लेकिन जो भी होगा वहाँ पे खर्चा भी होगा। 12th हाउस के अगर अच्छे कारक जो चीज़ें हैं वो भी होंगी, तो बुरी कारक जो चीज़ें हैं वो भी होंगी साथ में।
फिर उसके बाद ये मेष राशि में जाएगा। मेष राशि में जब 26 मार्च को जाएगा, तो ये आपके लिए बेहतर हो जाएगा क्योंकि फिर जो भी चीज़ें होंगी, वो आपके साथ होंगी। मतलब अगर अगर आप डेली रूटीन का कुछ भी काम होगा, वो आप करोगे और वो बेहतर पोज़ीशन है बुध की और कहीं न कहीं आपके लिए वो लाभदायक होगी। फिर उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र पहले कुछ दिनों तक वो मकर राशि में रहेंगे, फिर 7 मार्च को वो कुंभ राशि में चले जाएँगे। तो जब शुक्र कुंभ राशि में जाएगा तो वहाँ पे उसकी कहीं न कहीं युति आपकी सूर्य के साथ भी होगी। अ, वहाँ पे मंगल भी होगा, वहाँ पर थोड़े टाइम वो शनि भी होंगे तो सारे ही ग्रह कहीं न कहीं युति करेंगे। ये हमेशा हर साल होता है कि ये युति करते ही हैं किसी न किसी घर में। तो इस बार एक मकर राशि में हो रही है, दूसरा कुंभ राशि में हो रहा है, तो ये युति हो रही है। फिर उसके बाद शुक्र की अगर मैं बात करती हूँ, तो शुक्र आपके दूसरे और सप्तम भाव का मालिक है, तो कहीं न कहीं ये मार्केश बन जाता है आपके लिए। तो ये मार्केश के भाव को हमेशा मैं ये मानती हूँ कि ये जब भी कहीं कहीं ट्रांज़िट करता है, अब जैसे आपके लिए पहले दसम भाव में रहेगा, फिर उसके बाद 7 मार्च को 11वें भाव में जाएगा, तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। मतलब अगर ये धन दे सकता है, आपको चीज़ें धन दे दे या फिर आपकी शादी करवा दे, लेकिन प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा क्योंकि ये मारक है आपकी कुंडली का, दूसरे और सप्तम भाव का मालिक है और ये दसम भाव में जा रहा है, फिर उसके बाद 11वें भाव में जा रहा है, तो चीज़ें देगा, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम भी होगी, ऐसा नहीं है। वो जो नेगेटिव क्वालिटी है, वो भी होगी और उसकी जो पॉज़िटिव ट्रेट है, वो भी होगा। तो शुक्र या तो शादी कराता है या धन देता है, लग्ज़रियस चीज़ें देता है। सब देगा, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी देगा। मारक वाली क्वालिटी आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं जाएगी। फिर इसी तरीके से जब ये शुक्र मीन राशि में जाएगा 31 मार्च को, वो उसी तरीके से वहाँ पे क्योंकि शुक्र मूल त्रिकोण क्योंकि शुक्र वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली में, तो इसलिए कहीं न कहीं वो आपके लिए अच्छा होगा। आपके एक्सपेंडिचर होंगे लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए, जैसा इंडिकेशन पूरी कुंडली में मिल रहा है, वो जो भी है आपके लिए अच्छा ही टाइम है, लेकिन एक्सपेंडिचर डेफ़िनिटली होगा आपका। फिर राहु केतु की बात मैंने कर ली है। ये सारा मेष राशि का था। मेष राशि के लिए अगर आपको मेरा मार्च का प्रेडिक्शन पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स और क्योंकि मेरी वेबसाइट स्टार्ट हो चुकी है www.astrouniverse.co.in, वहाँ पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं। विदिन मंथ बहुत सारी और चीज़ें डेवलपमेंट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट का भी डेवलपमेंट मुझे स्टार्ट करना है, सो वो भी हो जाएगा। फिर एज़ यू सी जैसे एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो टॉक जैसे वेबसाइट्स आप देखते हो, ये सिमिलर टू दैट वही है एंड मैं स्लोली एंड स्लोली वहाँ पे कोर्सेज़ भी डालूँगी, तो जिन लोगों को भी मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, स्पेशली भृगु नंदी नाड़ी टेक्निक्स या फिर कोई और पराशर या बेसिक, सो यू कैन डेफिनिटली कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड आई कैन टीच यू सम वेरी बेसिक टेक्निक्स जहाँ पे आप बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक सीख सकते हो मुझसे कि कैसे प्रिडिक्शन की जा सकती है जस्ट बाय लुकिंग एट द चार्ट। मैं यूजुअली भृगु नंदी नाड़ी टेक्निक यूज़ करती हूँ, कहीं पे मैं केपी भी यूज़ करती हूँ, पराशर भी यूज़ करती हूँ क्योंकि वेरीफ़ाई करना होता है कि जो मैं यूज़ कर रही हूँ टेक्निक, क्या वो बाकी और टेक्निक से वेरीफ़ाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसीलिए तो आई कैन इफ यू रियली वांट टू लर्न देन अफोर्डेबल प्राइसेज़ पे आई विल डेफिनिटली लव टू टीच दीज़ सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच।